आज हम अध्याय 6 पर आ गए हैं। अध्याय 6 में पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है पशुओं की जांच। पशुओं की जांच, यह इसमें से 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। खंड ब पर आ गए। यहाँ से हम पेपर जो आएगा प्रश्न पत्र, तो खंड अ और खंड ब 2 खंडों में आएगा। यहाँ से खंड ब स्टार्ट होता है। तो पशुओं की जांच में लघु उत्तरीय में पहला प्रश्न बनता है, पशुओं की जांच के उद्देश्य लिखिए। पशुओं की जांच के क्या उद्देश्य है, समझाइए। क्यों जांच की जाती है, किन उद्देश्यों से जांच की जाती है। तो हम लिखेंगे, पशुओं के वांछित गुण, उनकी भौतिक संरचना एवं संबंधित अंगों की बनावट पर निर्भर करते हैं। हमने पढ़ा पशुओं के वांछित गुण। जैसे पिछले वर्ष 11वीं कक्षा में हमने पढ़ा था कि पशुओं में कौन कौन से वांछित गुण होने चाहिए, यानी उनकी आँख कैसी होना चाहिए, उनके कान कैसे होना चाहिए, उनका धड़ कैसा होना चाहिए, पाँव कैसे होना चाहिए, पूँछ कैसी होना चाहिए और उनके अंदर तंदुरुस्ती कितनी होना चाहिए। तो पशुओं के वांछित गुण उनकी भौतिक संरचना एवं संबंधित अंगों की बनावट पर निर्भर करते हैं। वांछित गुण काय पर निर्भर करते? भौतिक संरचना, दिखने में कैसा है, और दूसरी चीज़ रहना चाहिए जैसा कहा गया है उस अनुसार। तो उसकी भौतिक संरचना, उस एवं संबंधित अंगों की बनावट, अंग किस प्रकार से है, पर निर्भर करते हैं। इन अंगों के आकार, संरचना आदि के मापन या विश्लेषण से हमें पशु विश्लेषण के विषय में कई महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि इन अंगों के आकार, संरचना आदि के मापन, आकार और संरचना को मापने या गहराई से विश्लेषण करने से हमें पशु विशेष के विषय में कई महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। अतः पशु जांच एक महत्वपूर्ण कदम है जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनाई जाती है। हम जिन अलग अलग उद्देश्य के लिए पशु खरीदने के लिए जाते हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पशु जांच अनिवार्य होती है। भाई, अगर बैल खरीदने के लिए गए हम, तो यह देखते हैं कि उस कौन से उद्देश्य की पूर्ति के लिए गए। हमारे पास पहले तो ज़मीन का प्रकार कैसा है। अगर हमारे पास बर्री ज़मीन है तो हमें हल्के पशु चाहिए, और अगर काली मिट्टी वाली ज़मीन है हमारे पास में तो फिर हमें शक्तिशाली पशु चाहिए। तो हल्के पशु और शक्तिशाली पशु की पहचान जब तक हम उनकी भौतिक संरचना और संबंधित अंगों की बनावट को अच्छे से माप करके, विश्लेषित करके नहीं हम जानकारी इकट्ठी करेंगे, तब तक हम उचित पशु नहीं खरीद पाएंगे। अगर हमें माल ढोने के लिए पशु की आवश्यकता है तो फिर हमें उस अनुसार देखना पड़ेगा कि किस क्षेत्र से हम गाड़ी बैल से माल लाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र है तो शक्तिशाली पशु खरीदने पड़ेंगे, और अगर मैदानी क्षेत्र है तो फिर थोड़े हल्के भी पशु हमें काम दे देंगे। दूसरी बात,
अगर हम भगाने के लिए अगर पशु लेते हैं, जो बैलगाड़ी पट होता है तो पट के लिए हम बैलों को लेते हैं, तो उस समय पर तंदुरुस्ती वाले पशु और फुर्तीले स्वभाव के, दुबले पतले, ज़्यादा तीव्र गति से क्रिया करने वाले पशु लेंगे। तो यह कैसे जांचेंगे हम? जब तक कि उनकी भौतिक संरचना और संबंधित अंगों का विशेष रूप से मापन और विश्लेषण नहीं कर ले, तब तक हम सही पशु नहीं खरीद पाएंगे। तो जिस उद्देश्य के लिए हम पशु खरीद रहे हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति मापन और विश्लेषण से होती है। पशु जांच निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अपनाई जाती है। देखिए कौन कौन से उद्देश्यों के लिए पशु जांच अपनाई जाती है। पहला दिया हुआ है, पशु की दुग्ध उत्पादन क्षमता का आकलन। दुग्ध उत्पादन क्षमता का आकलन, हमें कितना दूध चाहिए उस अनुसार उतनी क्षमता का आकलन करने के लिए पशु का मापन और विश्लेषण अनिवार्य है। दूसरा उद्देश्य है पशु की कार्य क्षमता का आकलन, कि पशु कितना कार्य कर पाएगा। जब तक उसकी भौतिक दशा और उसकी संरचना, भौतिक संरचना एवं संबंधित अंगों, दूध देने के लिए है तो हम दूध वाले संबंधित अंगों का बारीकी से मापन और विश्लेषण नहीं कर लेंगे, तब तक हम उतना दूध प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तीसरा दिया हुआ है पशु के स्वास्थ्य का आकलन। पशु स्वस्थ है या नहीं है, यह उसके नाक, कान, उसकी आँखें और उसका धड़, उसके बालों की संरचना, इससे समझ में आ जाता है ऊपरी देखने पर। और वैसे फिर हम जब नाक पर हाथ रख कर के उसकी श्वास गति नापेंगे, उसकी नाड़ी गति नापेंगे, उसका टेम्परेचर नापेंगे, तब माने जो है आंतरिक रूप से आकलन हो जाता है पशु स्वस्थ है या नहीं। तो इसके लिए पशु जांच अनिवार्य है। चौथा है पशुओं के भोजन तथा राशन का आकलन। पशुओं के भोजन तथा राशन का आकलन करने के लिए भी हमें पशुओं की जांच करना अनिवार्य रहेगा। जितना वजनी पशु रहेगा उसके वजन के अनुसार हमें उसे भोजन और राशन देना पड़ेगा। तो 100 किलो भार पर जितना राशन, आगे हम अध्याय में पहले हम पढ़ चुके हैं दूसरे अध्याय में कि 100 किलो पशु पर हमें कितना जीवन यापन के लिए राशन देना चाहिए, कितने हरे चारे देना चाहिए, कितने सूखे चारे देना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा कितनी कितनी देना चाहिए। अगर वह कार्य कर रहा है, दूध दे रहा है पशु या कार्य कर रहा है, तो उसके लिए अलग से राशन हमें कितना कितना देना पड़ेगा। इसके आकलन के लिए हमें पशु जांच अनिवार्य है। चौथे पॉइंट के बाद पांचवा पॉइंट आता है पशु की उम्र ज्ञात करना। देख करके पशु की उम्र ज्ञात नहीं की जा सकती जब तक कि उनके शारीरिक बनावट को न देख ले। तो हमें भौतिक सत्यापन करने के लिए उसके दांतों को देखना पड़ेगा कि कितने दांत है उसमें, तो उससे उम्र का आकलन हो जाता है। हमने पूर्व अध्याय में इसे पढ़ चुका है कि कितनी उम्र होने पर कितने दांत होते हैं, है ना। और इसी प्रकार हम उसके खुरों से भी देख सकते हैं, उसके सींगों की बनावट के आधार पर भी हम उसकी उम्र का पता लगा सकते हैं। छठवां बिंदु आता है पशु की जातियों, नस्लों की जानकारी। पशु किस जाति का है, उस जाति के सभी गुण
उस पे दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहे हैं, और नहीं दे रहे तो कितने प्रतिशत दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि जब संकर नस्ल उत्पादित की जाती है तो चौथे या पांचवें वेद के बाद में वह अपनी पूरी क्षमता में आता है, तो उस जाति के सभी गुण उसमें दिखाई देते हैं। तो पशु की जाति और नस्लों की जानकारी के लिए पशु जांच अनिवार्य है। सातवां, पशुओं के मूल्य पता करने में जैसी शारीरिक क्षमता रहेगी उतना ही हम उसे मूल्य देंगे, और नहीं तो देखने में पशु हट्टा कट्टा दिखाई देता है, परंतु पता चलता है कि जिस उद्देश्य के लिए, कार्य के लिए हम उसे ले जा रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति ही नहीं हो पा रही है। 7वें बिंदु के बाद 8वां बिंदु आता है पशु की प्रजनन संबंधी अवस्थाओं की पहचान के लिए। तो पशु की प्रजनन संबंधी अवस्था यानी देख करके पशु समझ में नहीं आता है कि यह अभी तक कितनी बार प्रजनित हो चुका है ना। तो उसकी भौतिक संरचना से संबंधित उसके जो शारीरिक अंग रहेंगे उनके अंगों का सही मापन और विश्लेषण करने से हमें ज्ञात हो जाता है कि पशु की प्रजनन संबंधी अवस्था क्या है। तो यहाँ सीमित उद्देश्य दिए हुए, इससे अधिक भी उद्देश्य है ना? अगला प्रश्न चलते हैं, उत्तम बैल के प्रमुख लक्षण लिखिए। उत्तम बैल के क्या लक्षण हैं? तो उत्तम बैल के लक्षणों में अच्छे बैल के लक्षण, पहला आता है छाती चौड़ी तथा कंधे चौड़े, मजबूत एवं मांसल होते हैं। अच्छे बैल के छाती चौड़ी होगी, छाती में वह चौड़ा दिखाई देगा, तथा कंधे चौड़े दिखाई देंगे, मजबूत एवं मांसल दिखाई देंगे। ठोकने पर समझ में आएगा उसे कि वह मांसल है या कठोर है या नहीं है। दूसरा, टांगे मजबूत एवं सीधी होती है। देखना है हमें कि टांगे तिरछी तो नहीं है उसकी और मजबूत है कि नहीं है। फिर दूसरा, खूर काले खूर दिखाई देंगे तथा मुतान छोटा वह खिंचा हुआ, ढीला नहीं होना चाहिए, खिंचा हुआ मुतान होना चाहिए और खूर काले होना चाहिए, तो वह अच्छा बैल है। चौथा, कमर पतली, उसकी छाती चौड़ी होना चाहिए, कंधे चौड़े होना चाहिए, परंतु कमर कैसी होना चाहिए? पतली होना चाहिए। और दूसरा, लचीली, फुर्तीला बैल होगा तो कमर उसकी लचीली होगी और पतली होगी, तथा गल कंबल छोटा होता है। जो टाटा होता है गले में वह बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे दौड़ते ही नहीं बनेगा, उसका गल कंबल का ही लोड लटकते बनेगा, अगले पैरों से उसे दौड़ना नहीं होगा, वो गल कंबल अगले पैरों पर लटकेगा, भारी लगेगा, उसके कारण उसकी दौड़ ज़्यादा नहीं होगी, वो फुर्तीला नहीं होगा। पांचवा, त्वचा मुलायम एवं पतली तथा गर्दन लंबी होती है। त्वचा कैसी होना चाहिए? त्वचा मुलायम होना चाहिए, वह पतली होना चाहिए। चमड़ी को पैर पर हाथ ठोक करके उसकी चमड़ी पकड़ करके खींच करके देखिए कि मुलायम और पतली है कि नहीं है। अगर मोटी है तो वह बैल कार्य करने में सक्सेस नहीं है। तथा गर्दन लंबी होना चाहिए, छोटी गर्दन का जो पशु होगा वह कम शक्तिशाली होगा। अगला बिंदु आता है आँखें बड़ी व चमकीली। आँखें कैसी होना चाहिए? बड़ी होना चाहिए और चमकीली, तथा सींग छोटे होते हैं, सींग उसके छोटे होना चाहिए। कई लोग बना करके ले आते, सतर्क रहे इन लोगों से, क्योंकि यह जो कपटी बैल होगा, जो कम कार्य करेगा, उसके सींग छोटे बना करके ले आते हैं, है ना। तो आँखें कैसी होना चाहिए? बड़ी होना चाहिए और चमकीली होना चाहिए। अगर बड़ी और चमकीली अगर आँख है तो उसके सींग जरूर छोटे होंगे, हैं, सींग छोटे रहते। अगला 7वां बिंदु, माथा चौड़ा तथा कान
छोटे एवं ऐंठे हुए होते। माथा चौड़ा होता है, उसके माथे पर हाथ रखिए, समझ में आएगा कि वह कितना चौड़ा है। छोटे माथे वाला बैल शक्तिशाली नहीं होता है। माथा चौड़ा तथा कान छोटे, कान देखिए पकड़ करके मुलायम है कि नहीं है, और दूसरी चीज़ छोटे हैं। लंबे कान जिसके होंगे वह शक्तिशाली खेती के कार्य के लिए नहीं होगा। कान छोटे तथा ऐंठे हुए होंगे, बिल्कुल कड़क होंगे। 8वां, पीठ मजबूत, पीठ पर हाथ ठोक करके देखिए, बंद हाथ उस पर ठोक करके देखिए कि जंप करता है या नहीं करता। पीठ मजबूत और सीधी होती है। धनुष के आकार की पीठ वाला बैल कार्य का नहीं होता। नंबर 9, बैल बधिया होना चाहिए। देखिए कि बैल को बधिया किया या नहीं किया। अगर बधिया नहीं है तो हम उसे जोतेंगे तो वह खेती में कार्य नहीं कर पाएगा, वो किधर किधर भगेगा, है ना। तो बैल बधिया होना चाहिए। बैल के पुट्ठे ढालू होना चाहिए। पुट्ठे बैल के ढलवे आकार के, सीधे पुट्ठे वाला बैल कार्य का नहीं होता है। उठे हुए पुट्ठे वाला भी बैल कार्य का नहीं होता है, इसलिए बैल के पुट्ठे ढालू होना चाहिए। आखिरी पॉइंट, अच्छे बैल के लक्षणों में बैल के आगे का हिस्सा पीछे की अपेक्षा भारी होना चाहिए। आगे का हिस्सा पीछे की अपेक्षा भारी, यह विशेष गुण है। देखना चाहिए कि बैल आगे भारी है या पीछे। अगर पीछे भारी है तो फिर वह किसी कार्य का नहीं है। छाती की ओर बैल का भार होना चाहिए। कुछ कहावतें भी हमारे खेती बाड़ी में किसानों के द्वारा कही जाती है। जो अच्छे जानकार होते हैं बैलों के, वो कुछ कहावतें बोलते हैं। कौन सी कहावतें हैं, ध्यान रखेंगे। छोटे सींग छोटी पूँछ, छोटे सींग, सींग कैसे होना चाहिए, छोटे, पूँछ भी कैसी होना चाहिए, छोटी। छोटे सींग छोटी पूँछ, ऐसे को ले लो बे पूँछ, ऐसे को ले लो बे पूँछ, ऐसे बैल को ले लेना चाहिए, छोटा सींग और छोटी पूँछ वाला। दूसरी कहावत है, नीला कंधा बैंगनी खूर। नीला कंधा, लीला बैल जो बोलते हैं ना जिसको, हाँ, लीला कंधा बैंगनी खूर, कबहू न निकले बैल बुरा। वह बैल कभी बुरा नहीं निकलता। तीसरा, छोटा मुंह और ऐंठा कान। मुंह कैसा होना चाहिए, छोटा मुंह और ऐंठा कान, यही बैल की है पहचान। अगली कहावत है, पतली पिंडली मोटी रान, पूछ होए भूर में तरियान। पतली पिंडली मोटी रान, पूछ होए भूमि में तरियान। अगर भूमि तक पूछ लग रही है, पतली पिंडली मोटी रान, पूछ होए भूर में तरियान, जाके होवे ऐसी गोई, ताकि ताकत है सब कोई। जाकी होवे, जिसकी इस प्रकार की भौतिक संरचना हो, उसकी ताकत वही पिंडली और मोटी रान, और पूछ होए भूर में तरियान, उसकी ताकत वही होती है। अगला, पूछ छपा और छोटे कान। पूछ छपा और छोटे कान, ऐसे बैल मेहनती जान। सींग मुड़े माथा उठा, सींग मुड़े माथा उठा, मुँह का होवे गोल, रोम नरम चंचल करन, तेज बैल अनमोल। तो यह कहावतें भी अच्छे बैल की पहचान में काम आती है। धन्यवाद। कल हम अगले भाग में पशुओं की जांच करने की
किन्हीं 5 विधियों के नाम एक का वर्णन करेंगे। पशुओं की जांच करने की 5 विधियों के नाम और किसी एक विधि का वर्णन। धन्यवाद। तो होमवर्क, गृह कार्य आपको याद करना है। एक अच्छे बैल के लक्षण लिखिए।